नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आज की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 7 का अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। एक बार इसको दोहराते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं परिमाप से। परिमाप क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है परिमाप। परि का अर्थ होता है बच्चों चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का माप, चारों ओर का माप। किसी आकृति के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। किसी बंद आकृति की, ये ध्यान रखना है आपने, किसी बंद आकृति के चारों ओर का माप, या आप कह सकते हो उस आकृति के घेरे की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। इसे पेरीमीटर भी कहते हैं। परिमाप बाउंड्री का माप, चारों ओर का माप या घेरे का माप एक ही बात है। तो हमें अगर किसी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है तो उसके लिए हम या तो उसकी बाउंड्री की लंबाई ज्ञात करते हैं या उसकी सारी भुजाओं का योग लेते हैं। तो बच्चों, परिमाप का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? बच्चों, जब कोई किसान अपने खेत की बाउंड्री निर्धारित करता है, एक सीमा निर्धारित करता है कि यहाँ से यहाँ तक मेरे खेत हैं, तो वो एक बाड़ लगवा देता है, तार की बाड़ लगवा देता है उसके आसपास। तो उसको तार को लगवाने में कितना खर्चा आएगा वो उस पे डिपेंड करता है कि उसके खेत का कितना परिमाप है। वो 2 बार तार लगवाएगा, 3 बार लगवाएगा, वो डिपेंड करेगा उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है, उसका घेरा कितना बड़ा है खेत का। इसी प्रकार से तस्वीर पे फ्रेमिंग करवा रहे हो तो उसकी साइड की जो फ्रेमिंग होती है वो उसकी बाउंड्री की लंबाई यानी उसकी चारों ओर की लंबाई माप के ही देखी जाती है। इसी प्रकार से अगर आप किसी प्लॉट की बाउंड्री बना रहे हैं तो उसके लिए पहले आप भुजाओं का माप देखेंगे कितना है, उसकी चारों भुजाओं का माप। उसके बाद आप वहां पे बाड़ लगाएंगे। तो बच्चों, परिमाप का हम कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसके बाद है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? बच्चों, किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। किसी आकृति द्वारा, बंद आकृति द्वारा, ये ध्यान रखना है, फिर से बंद आकृति द्वारा घेरी गई जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। हम ये आकृति ले रहे हैं, इस आकृति ने कितनी जगह घेरी हुई है, ये इसके अंदर, इस आकृति के अंदर, ये इसका क्षेत्रफल है। इसने कितना तल घेरा हुआ है। परिमाप में हमने क्या लिया था? ये बाउंड्री की लंबाई, ये बाउंड्री की लंबाई मीन्स ये जमा ये जमा ये जमा ये। और क्षेत्रफल में हम लेते हैं कि आकृति ने कितनी जगह घेरी हुई है। अगर हमारे पास यह आकृति है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है। अगर हमारे पास वृत्त है तो उसने कितनी जगह अंदर घेरी हुई है, ये उसका क्षेत्रफल होगा। अब बच्चों, क्षेत्रफल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं? मान लीजिए आपको अपने घर में एक कमरे के फर्श पर टाइल्स लगवानी है, तो मिस्त्री आपको बता के जाता है कि टाइल लगाने का खर्चा 50 रुपए स्क्वायर फीट है। अब स्क्वायर फीट या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फीट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो आपको 1 वर्ग मीटर का या 1 वर्ग फीट का खर्चा बता के जा रहा है और उसी आधार पर वो आपके फर्श का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पे वो पूरा खर्चा लेगा। तो उसके लिए तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप घर पे पेंट कराते हैं तो वो आपको वर्ग मीटर या वर्ग फीट में खर्चा बताते हैं, 1 वर्ग फीट या 1 वर्ग मीटर में। तो आप
आप एक दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं और पूरी दीवार का खर्चा काउंट करते हैं, इसी प्रकार से पूरे घर पे पेंट या टाइल्स लगवाने का खर्चा ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें एक बगीचे में घास लगवानी है, आर्टिफिशियल ग्रास लगवानी है। दुकानदार ने हमें उसका खर्चा बताया है 1 वर्ग मीटर का 50 रुपए। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो एरिया है या क्षेत्र है कितना है, उसके आधार पर हमें कुल पैसे देने होंगे। तो बच्चों, इसका बहुत ही महत्व है। परिमाप और क्षेत्रफल का हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि हम एक आकृति का परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं वर्ग और आयत। तो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे पास 2 आकृतियां हैं, एक वर्गाकार आकृति है और एक आयत है। वर्ग में एक भुजा दे रखी है L, तो इसकी चारों भुजाएं L हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो सबसे पहले हम लेंगे वर्ग का परिमाप। आपको पता है परिमाप क्या होता है? आकृति के घेरे की लंबाई, चारों ओर की लंबाई, यानी उसकी चारों भुजाओं का योग। तो इसमें 4 भुजाएं हैं L, 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 तो ये आ गया 4L। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। तो बच्चों, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो इसका सूत्र आ गया 4 गुना भुजा। इसके पश्चात आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये L है तो ये भी L, ये भी है तो ये भी B। तो इसमें हम क्या करेंगे? L जमा B जमा L जमा B। तो इसमें आप देख रहे हैं L 2 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2L जमा 2B। इसको हम ब्रैकेट के बाहर साझा ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट L जमा B। इसमें L है लंबाई यानी लेंथ और B है चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो इसमें आपके पास आ गया 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई या 2 गुना ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई आयत का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज perimeter of square is 4 into side and perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth। तो बच्चों, ये था आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप। तो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं कुछ आकृतियों का परिमाप। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक वर्गाकार आकृति। आप देख रहे हैं इसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं 7 सेंटीमीटर होंगी। अब हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। या तो हम कर सकते हैं इसकी चारों भुजाओं का योग ले लें, L जमा L जमा L जमा L यानी 4L। तो चारों को जोड़ के आएगा 28 सेंटीमीटर। और अगर हम फॉर्मूला लें तो 4 गुना 7 28 सेंटीमीटर। इसके पश्चात हम एक आयत ABDC ले रहे हैं। इसमें इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी हम या तो चारों भुजाओं का योग लें, यानी L जमा B जमा L जमा B, 8 जमा 9 जमा 8 जमा 9, या हम फॉर्मूला लगाएं 2 ब्रैकेट L जमा B। तो इस प्रकार से हम आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें एक चतुर्भुज दे रखा है, उसका परिमाप उसकी चारों भुजाओं का योग आएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है इसकी चारों भुजाओं का योग, तो ये आया है। इसके बाद त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज के परिमाप में तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग लिया 8 जमा 10 जमा 10, ये आ गया 28 सेंटीमीटर। अब एक गतिविधि के माध्यम से हम देखते हैं कि हम आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जियो बोर्ड ले रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें हमने जियो बोर्ड लिया है। इसमें आप देखिए वर्ग बने हुए हैं।
एक वर्ग सेंटीमीटर के इसमें वर्ग है। ये देखिए पहला वर्ग ये रहा। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग है? ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग है। तो बच्चों अगर हमें परिमाप निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी बाउंड्री चेक करते हैं कि बाउंड्री की लंबाई कितनी है। हम इनकी भुजाएं माप के भी ज्ञात कर सकते हैं और हम एक सिंपल थ्रेड की मदद से भी इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो देखिए तो ये आ गया हमारे पास। धागे की लंबाई माप लेते हैं। कितना परिमाप आया इसका, इस आकृति का? इस आकृति का परिमाप आया है, तो परिमाप होगा 28 सेंटीमीटर। और भुजाएं माप के हम अलग अलग भुजाएं मापे, ये भुजा जमा ये भुजा जमा ये भुजा जमा ये भुजा। इसी प्रकार से अगर त्रिभुज हो हमारे पास तो हम तो बच्चों ये एक त्रिभुजाकार आकृति बन गई। इस प्रकार से हम अलग अलग आकृतियां बना के उनका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वृत्त का परिमाप उसकी परिधि कहलाता है। क्योंकि इसमें भुजाएं नहीं होती तो इसके घेरे का माप हम इस प्रकार से लेते हैं। तो हम एक धागे की मदद से इसका माप ले सकते हैं। बच्चों इसके पश्चात अगर हमें आयत का क्षेत्रफल लेना हो, एक आयत ले रहे हैं हम इसमें, अगर हमें उसका क्षेत्रफल लेना हो, हमने एक आयत बना दिया। तो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं आयत का क्षेत्रफल। ये आयत आप देख रहे हैं, इस आयत ने, ये बंद आकृति है, इसने ये जगह घेरी हुई है। तो इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे? आपने देखा कि ये छोटे छोटे वर्गों से बना हुआ जियो बोर्ड है। तो इस आयत के अंदर अगर हम वर्ग काउंट कर लें कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो ये निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 41 और ये 42। तो बच्चों ये कितने वर्ग आए हैं? 42 वर्ग आए हैं। एक वर्ग सेंटीमीटर का था तो 42 वर्ग हो गए 42 वर्ग सेंटीमीटर के। तो यहां से आयत का क्षेत्रफल आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। और बच्चों अगर हम इनकी तुलना करें लंबाई गुना चौड़ाई से, इसकी लंबाई देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसकी लंबाई है और चौड़ाई 1 2 3 4 5 6 इसकी चौड़ाई है। तो 42 इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो अगर यानी हम इन दोनों को गुना करें 7 42, तो यानी हम लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे। हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। और अगर हम बात करें बच्चों वर्ग की, अगर हम यहां से ये वर्ग बना दें तो हम चेक कर सकते हैं। देखिए कितने वर्ग आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 36 वर्ग आ रहे हैं। और भुजा ये 6 और ये 6 चिकम 36। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, 6 गुना 6 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से हम जियो बोर्ड की मदद से खेल खेल में आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीख सकते हैं।
देखा जियोपोड की मदद से कि हम एक वर्ग सेंटीमीटर से किस प्रकार से बाकी वर्ग काउंट कर सकते हैं और आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम फॉर्मूले की मदद से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमारे पास L दे रखा है 10 सेंटीमीटर और यहाँ L दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो ये आ जाएगा 10 गुना 10 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसके पश्चात आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आ जाएगा L इंटू बी 10 गुना 7 70 वर्ग सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 70 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से हम वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण जिनमें हम वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। आपको एक वर्गाकार पारक दे रखा है जिसका परिमाप हमें दे रखा है 320 मीटर। तो सबसे पहले लेते हैं वर्ग का परिमाप या वर्गाकार पारक का परिमाप बराबर 320 मीटर। अब आपको पता है बच्चों परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। तो यहां से आ जाएगा वर्ग की भुजा वर्गाकार पारक की भुजा। तो इस 4 को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ तो ये बन जाएगा 320 बटे 4। 4 के पहाड़े पे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 मीटर। तो वर्गाकार पारक की एक भुजा हमारे पास आ चुकी है। अब हम वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। अब भुजा कितनी है बच्चों 80। तो 80 गुना 80 6400 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो हमारे पास पारक का क्षेत्रफल आ चुका है 6400 वर्ग मीटर या 6400 मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों इसमें स्टेटमेंट है अनु अपने घर के सामने वाले बगीचे के तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। इनमें से एक बाजू की लंबाई 20 मीटर और बाकी प्रत्येक बाजू की लंबाई 12 मीटर है। यदि 150 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर वे ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें एक घर के बाहर की तरफ एक खाली जगह पे बगीचा बनाने के लिए बोला गया है कि इसमें उन्होंने बाड़ लगानी है। तो उन्होंने बताया है कि जो बगीचे की 2 साइडें हैं वो 12-12 मीटर है और एक साइड 20 मीटर है। तो जब हम परिमाप लेंगे बगीचे का तो हमने ध्यान रखना है हमने ये 4th साइड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये घर है। घर के बाहर सिर्फ हमने इसमें 3 हिस्से लेने हैं, 3 भुजाएं लेनी है। तो बाड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए परिमाप में हमें सिर्फ 3 भुजाओं का योग लेना होगा। जी का परिमाप इसमें ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं घर वाली भुजा छोड़कर, क्योंकि हमने इसमें वो भुजा ऐड नहीं करनी। तो बगीचे का परिमाप आ जाएगा 12 जमा 20 जमा 12। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 44 मीटर। यदि 150 रुपए प्रति मीटर की दर से हम बाड़ लगाएं तो कितना खर्चा आएगा। यानी 1 मीटर का खर्चा हमें दे रखा है 150 रुपए 1 मीटर और वे
बगीचा बनाने का व्यय कितना? 150 रुपए। तो 44 मीटर पर आ जाएगा 150 गुना 44। तो बच्चों 150 को जब हम 44 से गुना करेंगे तो ये होगा 0 0, ये आ जाएगा 6600 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस प्रकार की समस्याएं हल कर सकते हैं। बच्चों अब हम करेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कि इसका सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो एक गतिविधि के माध्यम से हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बच्चों हम ले रहे हैं एक आयत। इस आयत में आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम ये लेते हैं लंबाई और ये लेते हैं चौड़ाई तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बट अगर इसकी जगह में अगर इसकी जगह में एक समांतर चतुर्भुज लूं कुछ इस प्रकार से, तो ये हमने लिया है एक समांतर चतुर्भुज। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होगा। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। पर ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, परंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको एक आयत की फॉर्म में बदलना होगा। तो हम यहां से इस लंब को काट के इधर लेके आ रहे हैं। ये बन गया, ये देखिए आकृति तो वही रही पर ये बन गया आयत। इसने जगह तो उतनी ही घेरी है जितनी समांतर चतुर्भुज ने घेरी थी। क्यों? क्योंकि हमने इसी समांतर चतुर्भुज का ही हिस्सा लिया है जो हमने यहां से कट करके हमने यहां लगा दिया है। हमने एक लंब खींचा, वहां से हमने त्रिभुजाकार आकृति अलग की और इधर लगा दी। अब ये बन चुका है एक आयत। तो बच्चों इसमें ये इसका लंब था h और ये इसकी चौड़ाई थी आधार b। आप देखिए पहले जो इसका आधार था उसका मान था b, आधार था 20 सेंटीमीटर। क्या आधार में चेंज हुआ है? मैं इसको इधर ले आई तो भी ये उतने का उतना रहा है। ये हिस्सा वहां से कट के इधर आ गया तो आधार भी उतने का उतना ही रहा है। आधार में कोई चेंज नहीं आया, आधार उतने का उतना ही रह गया। तो बच्चों अब इसमें जो ये आधार है ये इसकी चौड़ाई हो गई और जो इसमें h है ये लंबाई हो गई, जो नया आयत बना हमारे पास। तो अब आयत के क्षेत्रफल से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं? इसमें लंबाई गुना चौड़ाई करना है क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल बन चुका है। तो इसमें लंबाई कितनी है? h गुना b। आप कह सकते हैं इसमें आधार गुना, तो इसको मैं इस आकृति को हटा रही हूं तो क्षेत्रफल आ जाएगा आधार यानी b गुना संगत ऊंचाई या ऊंचाई b गुना h। ये लंबाई गुना चौड़ाई कैसे आया था? क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज को एक आयत में बदल दिया था। ये आयत हमने बदला था इसको। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया था जब हमने इसका एक हिस्सा इधर से कट करके इधर लगा दिया। तो हमने वही आयत के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई लगाया।
पर आपने ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज के केस में आपने लंबाई गुना चौड़ाई नहीं लिखना। आप क्या लिखेंगे इसमें? आधार गुना संगत ऊंचाई यानी लंब। आधार गुना संगत ऊंचाई। तो बच्चों इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, ये रहा इसका आधार और ये ऊंचाई, b गुना h। b यानी बेस, h मीन्स हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज b मल्टीप्लाई बाय h यानी बेस इंटू हाइट, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट को। इसके पश्चात बच्चों अब हम करेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, हमने अभी ये सिद्ध किया है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों, अगर हम इसको बीच में से कट कर दें, देखिए दो त्रिभुज बनेंगे, तो हम इनको बीच में से कट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से बांट के, इस प्रकार से। तो बच्चों अगर मैं इन दो त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो देखिए ये एक दूसरे के सर्वांगसम आएंगे। देखिए एक त्रिभुज ने दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लिया है, तो यानी समांतर चतुर्भुज के दो बराबर हिस्से हुए हमारे पास। तो हमारे पास इसके दो त्रिभुज आ गए, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था? आधार गुना संगत ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई या आधार गुना ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जिसको हम सिंबल में अगर शो करते हैं तो हम शो करते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 गुना बी गुना एच यानी आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसके लिए ये सूत्र होता है। बच्चों अब हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले है पहला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमने सूत्र क्या निकाला है? आधार गुना ऊंचाई या आधार गुना लंब। तो बच्चों इसमें देखिए आधार b बराबर 7 सेंटीमीटर है, b को हम आधार कह रहे हैं, और ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा 7 गुना 4, 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन में आधार गुना ऊंचाई, देखिए आधार कितना है? 2.5 और ऊंचाई है 3.5। तो जब इनको हम गुना करेंगे हमारे पास आएगा 8.75 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों अब हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसका आधा करते हैं, पर किन किन स्थितियों में हम लंब अंदर लेते हैं। बच्चों समांतर चतुर्भुज के साथ ही साथ आपने गतिविधि से देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, परंतु समांतर चतुर्भुज में लंब आप देख सकते हैं इसमें। पर अगर त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो
तो लंब उसके अंदर किस प्रकार से हम खींचेंगे, तो हम ये देखते हैं। तो बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में आप लंब इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंब h और ये हो जाएगा आधार। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुना आधार गुना लंब या ऊंचाई। उसके बाद अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये हो जाएगी इसकी संगत ऊंचाई या लंब और ये हो जाएगा आधार। 1/2 गुना आधार गुना लंब। इसके पश्चात अगर हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज है, अब इसमें हम लंब किस प्रकार से खींचें? तो बच्चों, इसमें हम जो लंब लेंगे वो इस त्रिभुज के बाहर होगा। तो ये आपका H होगा और ये B इतना ही रहेगा। B को आप एक्सटेंड नहीं करेंगे। B एक्सटेंड किया है बट काउंट नहीं करेंगे। तो ये 1/2 गुना B गुना H यानी आधार गुना लंब। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अधिक कोण त्रिभुज में आपको लंब बाहर लेना पड़ेगा। तो बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इसमें। तो इनमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहला है। देखिए, इसमें B दे रखा है 4 यानी आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। तो 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई या आधार गुना लंब। संगत ऊंचाई और लंब एक ही चीज होती है। इसमें हम इसे संगत ऊंचाई बोले या लंब बोले। आधार गुना संगत ऊंचाई या आधार गुना लंब। तो यह आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पश्चात इसमें अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1/2 गुना, देखिए इसमें हमने अधिक कोण त्रिभुज में ऑलरेडी बाहर लंब ले लिया है। तो आधार है 3 और लंब है 2। तो यह आ जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई या ऊंचाई को हम लंब भी कह सकते हैं। हमने क्या किया था? समांतर चतुर्भुज का आधा किया था। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों, आज हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा और आप घर पे इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।